जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। मैं आपका साजिद सर आप सभी के लिए एक बार फिर से मौजूद हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें आज हम रक्त और रक्त समूह के बारे में बात करेंगे। 10 प्रश्न ऐसे आपके सामने रखने जा रहा हूं साथियों, इतने शानदार वो प्रश्न होंगे कि लगभग आपने कहीं से भी तैयारी की हो, अगर आप जितने भी आपको जो पहले से टॉपिक दिया है आपने कहीं से भी पढ़ लिया हो, अगर इसके आप 10 में से 10 जवाब दे पाते हैं तो रियल में मैं मानता हूं कि आप सच में वो काबिलियत रखते हैं एक टीचर बनने की, आप जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इतने शानदार कॉन्सेप्ट के साथ 10 प्रश्न रखने की कोशिश करूंगा और उसके ऑप्शन आप जब देखोगे तो आपको एहसास होगा कि टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो ये ना केवल रीट के और 3rd ग्रेड के लिए नहीं है, आप लेबर असिस्टेंट या 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उतनी ही अच्छी है, क्योंकि ये टॉपिक उनमें भी लगते हैं। इसलिए शुरुआत में उन्हीं कॉमन टॉपिक्स को साथ में लिया है जो सभी एग्जाम को इंक्लूड करते हुए चले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और इस मेहनत को सब्सक्राइब करके आप चैनल को मोटिवेट हम कर सकते हैं। चलिए साथियों, आप सभी के सामने मैं आज का पहला प्रश्न रखने जा रहा हूं। पहला अपना प्रश्न है, रक्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आज वापस से वही उसी प्रकार का पैटर्न हम रखेंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों, आप अच्छे से पहले देखिए। ये शुरुआत में प्रीमियर के रूप में चलती है, आप लाइव चैट में जवाब जरूर देना और जितने 10 में से आपके सही हो एक बार फिर से मुझे बताना। मैं चाहता हूं ऐसे भी स्टूडेंट मिले जो लास्ट में ये कहने लगे कि हाँ सर अब मेरे 10 में से 10% सही हो रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है, रक्त एक बफर विलियन है। बफर विलियन का नाम आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन हेपेटोलॉजी में करते हैं। तीसरा है, रक्त एक उत्तक है। और चौथा है, रक्त निर्माण की क्रिया हेमोपोएसिस कहलाती है। हेमोपोएसिस कहलाती है, ठीक है ना। हेमोपोएसिस है, वैसे थोड़ा सा टाइपिंग में है, कहलाती है हेमोपोएसिस। तो इनमें से आपने अपना जवाब सोच लिया होगा और अब मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं इसका कौन सा कथन असत्य है। पहली बात करते हैं, क्या रक्त एक बफर विलियन है। साथियों पहली बात करते हैं बफर विलियन होता क्या है। सिंपल बात कहूं तो बफर विलियन वो है जो अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। रक्त में भी सेम यही है। रक्त के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो साथियों हमें पता है जो रक्त होता है अपना, रक्त की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, रक्त की पीएच में यदि 0.2 ऊपर या 0.2 नीचे हो जाए तो आपा भी ऊपर नीचे हो जाएगा। रक्त की पीएच 7.4 रहती है। वो अपने जो हम कुछ भी खाएं, हमले चीज हो या फिर क्षारीय चीज हो, इससे रक्त की पीएच पर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रक्त की पीएच में 1 यानी 1.5 का फर्क आ सकता है ऊपर नीचे, लेकिन यदि यह फर्क 0.2 का ऊपर नीचे यदि हो जाए तो इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इतना खतरनाक है ये। इसी प्रकार क्या है कि अपन जो भी खाएं ये उसमें इसकी पीएच में परिवर्तन नहीं आता, ये खुद अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसा विलियन क्या होता है, बफर विलियन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रक्त एक बफर विलियन है। तो पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, रक्त का अध्ययन हेपेटोलॉजी में करते हैं। साथियों ये बात गलत है, हेपेटोलॉजी नहीं होता, वो हीमेटोलॉजी होता है। हिम शब्द कहीं भी आया आप समझ लेना कहीं ना कहीं रक्त की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हेमेटोलॉजी होता है, वो हेपेटोलॉजी नहीं होता। हेपेट का मतलब यहाँ पे लीवर होता है। हेपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है ना। जैसे आपने हेपेटाइटिस नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार याद रखना, हेपेटोलॉजी में यकृत और हेमेटोलॉजी जो हीमेटोलॉजी होता है, हिम शब्द आएगा वहां पर, उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, रक्त। इसलिए यह कथन असत्य है। रक्त एक उत्तक है क्या। साथियों अपना शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ था। शुरुआत में युग्मनज से, कोशिकाओं से फिर अपने विभाजन हुआ, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, विभिन्न अवस्थाएं चली। फिर कोशिकाओं में जो विभिन्न अंग बने, अंगों का निर्माण होने से पहले कोशिकाएं मिलकर क्या करती, एक समान कोशिकाएं जब एक समान कार्य के लिए एक साथ इकट्ठा होती है तो उसे हम कहते हैं उत्तक। और अपने शरीर में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। सबसे पहला है उपकला उत्तक, जो अपने शरीर में जो स्किन वगैरह बनी है। इसके अलावा एक होता है संयोजी उत्तक, जैसे हमारा रक्त है, अपनी हड्डियां हैं। इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं कंडरा, स्नायु, जो उत्तक होते हैं जोड़ने वाले, ऐसे उत्तकों को हम कहते हैं संयोजी उत्तक। तो रक्त भी एक संयोजी उत्तक है। हम रक्त कहीं से भी टॉपिक रक्त का पढ़ते हैं तो पहली लाइन यही पढ़ते हैं, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। कोशिका नहीं है, अंग नहीं है या कोई तंत्र नहीं है, पूरा रक्त एक उत्तक होता है। तो ये अच्छा प्रश्न बन सकता है, सिंपल सा बने, रक्त क्या है। तो रक्त एक उत्तक होता है। कैसा उत्तक, तरल संयोजी उत्तक होता है। और इसके अलावा इसमें पेशीय उत्तक होता है शरीर में, ठीक है ना। और एक होता है तंत्रिका उत्तक। ये 4 प्रकार के उत्तक मनुष्य में, जंतुओं में उत्तक पाए जाते हैं। और पादपों में अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा उत्तकों का, उसमें आ जाएगा। तो आगे बात करते हैं, इसका मतलब ये कथन भी क्या है अपना, सत्य है, रक्त एक उत्तक है। नेक्स्ट है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया हेमोपोएसिस कहलाती है। तो हेमोपोएसिस, देखो पोएसिस शब्द कहीं भी किसी भी चीज के आगे जुड़ा हो उसका मतलब होता है निर्माण होना। जैसे आगे हम पढ़ेंगे साइट, ठीक है, इसको थ्रोम्बोसाइट, ये जितने भी साइट लगाते हैं उसको हटाकर अगर पोएसिस लगा दे, जैसे थ्रोम्बोपोएसिस, तो इसका मतलब होता है प्लेटलेट्स का बनना। इस प्रकार याद रखना, रक्त बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हेमोपोएसिस कहलाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कथन भी सत्य है। इसलिए हम कह सकते हैं पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो अपना होगा, रक्त के अध्ययन को हेपेटोलॉजी ना कहकर हीमेटोलॉजी कहते हैं। ये पहला प्रश्न है जिसके 4 ऑप्शनों से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आज का आपके सामने है ब्लड बैंक से रिलेटेड।
जब साथियों रक्त आदान करते हैं, रक्त डोनेट करते हैं हम, और डोनेट होने के बाद रक्त को जो जिस प्रकार से उनका स्टोरेज किया जाता है ब्लड बैंक के अंदर, उससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पर्सन है आप सभी के लिए। एग्जामों में खास करके ऐसे पर्सन मैंने देखे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के पर्सन इस प्रकार के बन रहे हैं, तो आपको अच्छा से आना चाहिए चीज़। तो सबसे पहला है ब्लड बैंक में ब्लड को -4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है सोडियम ऑक्जिलेट, इसके अलावा सोडियम साइट्रेट, इसके अलावा EDTA जिसका मतलब है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो होता है EDTA। ये सभी जो किलेटिंग एजेंट भी कहलाते हैं, क्या इनका उपयोग अपने शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए करते हैं। जैसे साथियों हमारी जब भी चोट लगती है, चलिए एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले आप अपने जवाब देने की कोशिश करें। ब्लड बैंक में ब्लड को लगभग 5 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी लगभग अगर 35 दिनों तक यानी 35 से 40 दिनों तक क्या इसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा एक यूनिट में लगभग 350 ml ब्लड होता है। इसके आगे भारत का जो मैंने लगा रखा है यहाँ पे, इस प्रकार का जो यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि साथियों अलग अलग देशों में इसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। वर्तमान में मैं यहाँ पर जो लिखा है वो भारत के अकॉर्डिंग में पूछा हूँ कि यहाँ पर एक यूनिट का मतलब लगभग कितना लिया जाता है ब्लड में। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जवाब जरूर दीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से कथन एक असत्य कथन है। असत्य कथन की पहचान करनी है। तो चलिए बात करता हूं, आपने जवाब दे दिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड बैंक में ब्लड को लगभग -4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। साथियों ये कथन असत्य कथन है। चलिए ये कथन कैसा कथन है? असत्य कथन है। क्यों साथियों? अगर देखिए ब्लड बैंक के अंदर क्या होता है, 2 से लेकर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, ब्लड को वहां पर स्टोरेज किया जाता है। हाँ प्लेटलेट्स की उनकी बात थोड़ा सा अलग करते हैं। पूरे ब्लड की या आरबीसी की बात करें तो उसके लिए टेम्परेचर लगभग अनुकूल होता है 2 से लेकर 6 डिग्री तक का, जिसको लगभग हम 4.4 डिग्री, आपको बुकों में लिखा हुआ मिल सकता है, 4.4 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड को रखा जाता है ब्लड बैंक के अंदर। अगर 2 डिग्री से कम हो तो हीमोलाइसिस हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं किसी को, अगर वो रक्त किसी को दिया जाता है जिसका तापमान 2 डिग्री से भी कम हो, तो उससे अपना जो किडनी वगैरह है वो डैमेज होने का खतरा रहता है। तो जो सबसे अच्छा जो ब्लड माना जाता है वो 2 से 6 डिग्री के बीच का टेम्परेचर पर जिसको स्टोरेज रखते हैं वो ब्लड सबसे अच्छा होता है। इसलिए ब्लड बैंक में 2 से 6 डिग्री के बीच में तापमान पर इसको रखा जाता है। तो ये माइनस में नहीं होता, याद रखना, माइनस में जाने से यानी 2 से कम भी नहीं होता। माइनस तो बहुत दूर की बात है, -4 डिग्री नहीं होता। हाँ +4 होता है यहाँ पर, तो इसको मान लेते हो, तो थोड़ा सा निशान का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट ये बात बिल्कुल सही है, सोडियम ऑक्जिलेट, इसके अलावा सोडियम साइट्रेट और EDTA एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो होता है, इन्हें किलेटिंग कारक भी कहते हैं। किलेटिंग कारक का उपयोग किया जाता है रक्त के बाहर जो जिस प्रकार की थैलियों में पैकिंग करते हैं हम इनको। देखो थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ EDTA से संबंधित। एथिलीन है, एक थैली से याद रखना, और डाई एमीन, एक डाई का मतलब 2 और टेट्रा का मतलब होता है 4, 1 2 4 थैलियों में हमने रक्त को पैक करके रख दिया है। तो एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इस एक ऐसे विलियन में हम यदि ब्लड में थोड़ा सा विलियन बनाया जाता है ताकि रक्त शरीर के बाहर ना जमे। नॉर्मल क्या होता है, ब्लीडिंग के बाद रक्त जब शरीर से बाहर होता है तो उसका स्कंदन हो जाता है। और अपने शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अपने शरीर में ऐसा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके अंदर शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता? कौन सी प्रोटीन को एंटी क्लोटिंग प्रोटीन भी कहते हैं, प्रतिस्कंदक, जो रक्त का थक्का नहीं बनने देती। ठीक है साथियों, इसका उत्तर होता है हिपेरिन। अपने शरीर में हिपेरिन प्रोटीन पाई जाती है जो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देती। और शरीर के बाहर रक्त का थक्का से बचने के लिए जो थैलियों के अंदर कुछ मात्रा में ये विलियन मिलाए जाते हैं। इनका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए सभी साथियों, आपने जैसे ऑक्जिलेट से संबंधित एक नाम पहले भी सुना होगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट, जिसे पथरी भी कहते हैं। ये क्या करती है, कैल्शियम वगैरह के साथ जो देखिए रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, विभिन्न अलग अलग चीजें हैं जिससे रक्त का थक्का बनाने में मदद होती है। तो एक तत्व है, एक खनिज है कैल्शियम, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब किसी पे चोट लगती है तो कैल्शियम है वो चीजों के साथ, मतलब जो प्रोटीन वगैरह होती है उनसे क्रिया करके रक्त का थक्का बना लेता है। लेकिन क्या होता है, ये विलियन मिलाने पर क्या होता है, कैल्शियम इनके साथ क्रिया कर लेगा और उसको रक्त का थक्का बनाने से रोक देगा। यानी जो ये विलियन होते हैं ये कैल्शियम के साथ क्रिया कर लेते हैं और उसका रक्त का थक्का नहीं बनाने देते, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ये 3 विलियन आपको याद रखने हैं मोस्टली। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड बैंक में ब्लड को लगभग 5 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये बिल्कुल बात सही है साथियों। ये एक लगभग मात्रा बताई है, लगभग मैंने एक वैल्यू बताई है आपको कि लगभग 5 सप्ताह तक रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है थैलियों के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक डाटा मैंने लिया है, वहीं से आपको पूरा मीटर बता रहा हूँ। एक यूनिट में अगर भारत में बात करें साथियों, भारत के अंदर 1 यूनिट का मतलब लगभग 350 ml ब्लड माना जाता है। अमेरिका वगैरह में लगभग 420 ml के आसपास भी मानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशली आपको ये सिंबल दिया है। ठीक है ना, तो इसलिए याद रखना साथियों, इसका जो गलत आंसर होगा वो -4 डिग्री वाला होगा। आई होप आप सभी को 4 ऑप्शन अच्छे से समझ में आए हैं और चारों से संबंधित जितने भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते थे वो भी आप अच्छे से अब कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, वीडियो अगर पसंद आ रही है और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो इसी प्रकार के टॉपिक सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आपके मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, जो आप अपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से दे सकते हैं। तो चलिए आगे बात करता हूँ। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है,
रक्त में सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाली प्रोटीन है? रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ये चार प्रोटीन है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? आपने जवाब दे दिया होगा। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए साथियों, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक श्वसन वर्णक है। हीमो और ग्लोबिन से बना है। हिम का मतलब लोहा है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है। इसके अलावा दूसरी बात करते हैं फाइब्रिनोजन, जिसका यूज किया जाता है रक्त का थक्का बनाने में। इसकी मात्रा लगभग 0.3 से लगभग 0.5 तक, लगभग 0.3 से लगभग 0.5 होती है अपने प्लाज्मा के अंदर। रक्त का दो भाग होते हैं, 55% प्लाज्मा, 45% कणिकाएं। 45% में भी लगभग 90 से 92% जल होता है और लगभग जो 7-8% होती है वो प्रोटीन यानी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इन कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। तो वो प्रोटीन में फाइब्रिनोजन की मात्रा लगभग 0.3 से 0.5% होती है, ये ज्यादा नहीं होती। इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। इसके अलावा बात करते हैं एल्ब्यूमिन। ये रक्त का परासरणी दाब बनाने में, परासरण में काफी मदद करती है। परासरण मैंने लास्ट क्लास में बताया था, किसी भी चीज का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरना। तो रक्त के अंदर जो विलयन होते हैं उनका परासरण दाब बनाए रखने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है एल्ब्यूमिन। इसकी मात्रा रक्त के अंदर या प्लाज्मा के अंदर लगभग 5 से 7% होती है। प्लाज्मा का 5 से 7% यानी सबसे ज्यादा मात्रा में रक्त में जो प्रोटीन पाई जाती है वो एल्ब्यूमिन होती है। अन्य की मात्रा इसकी तुलना में कम होती है। ग्लोब्यूलिन की मात्रा भी इसकी तुलना में कम होती है, ये लगभग 2 से 3% यानी 2.5% तक आसपास ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है ये प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। एल्ब्यूमिन परासरण दाब से संबंधित है। फाइब्रिनोजन रक्त के थक्के से संबंधित है। हीमोग्लोबिन रक्त का जो परिवहन करने में, ऑक्सीमोग्लोबिन जिसके कारण अपनी रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो अपना होगा कौन सी प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जिसकी मात्रा प्लाज्मा में लगभग जो प्लाज्मा का पार्ट है, प्लाज्मा का 5 से 7% हिस्सा किसका बना होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है उसमें। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। आई होप तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। रक्त का थक्का आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ा होगा ये। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कैल्शियम, दूसरा है फाइब्रिनोजन, तीसरा है विटामिन के, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व कौन सा है? आप अच्छे से समझिए प्रश्न को। प्रश्न की लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हम अक्सर क्या सोचते हैं कि फिर ऑब्जेक्शन वाली बात करते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। आपने अगर प्रश्न को अच्छे से पढ़ा है तो आप खुद समझाओगे कि इसका उत्तर ये क्यों हुआ है। तो चलिए, आपने जवाब दे दिया होगा, मैं अब इसका जवाब बताता हूं। रक्त का थक्का बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक तत्व है, सहायक तत्व पूछा है। देखिए साथियों, पहली बात यहां पर तत्व है। केमिस्ट्री में एक मैंने वीडियो बनाया था तत्व यौगिक मिश्रण का, यहां पर यह तत्व नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर इसका उपरोक्त सभी भी आंसर मान जाए तो भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बाकी सभी, अगर बात करें विटामिन के, साथियों रक्त का थक्का बनाने से संबंधित एग्जाम में अलग अलग तरीके से लैंग्वेज चेंज होने पर उत्तर बदले जा सकते हैं। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन, तो आंसर होगा विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिका, तो आंसर होगा प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व या खनिज, तो आंसर होगा कैल्शियम। रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन, तो आंसर होगा फाइब्रिनोजन। एक ही प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने से संबंधित। अगर सिंपल प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, कोई भी नाम नहीं दिया हुआ, तब हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ तत्व पूछा है, तो इसका आंसर सभी ना होकर इसका आंसर होगा कैल्शियम। रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व है या खनिज कौन सा है? कैल्शियम है। ठीक है, थोड़ी स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि साथियों आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए फैन वगैरह बंद करना पड़ता है। और यहाँ पर चूरू का टेम्परेचर आप जानते हो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर लगभग 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर है। इसके बावजूद भी दोपहर में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इस वक्त लाइटिंग अच्छी रहती है और आपको मेरे द्वारा जो बात बताई जा रही है वो अच्छे से आप तक समझा सकूँ, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में भी प्रॉब्लम ना आए। और ये चीज़ें आप देख पा रहे हो कि कितनी इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आपको सच में मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। अगर आपसे प्रोटीन पूछी होती तो इसका आंसर आप फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन कर सकते थे। वो तीनों ही प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने से सहायक है। इसके अलावा विटामिन के भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, लेकिन वो है विटामिन। और इसके अलावा प्लेटलेट्स में भी आप पढ़ते हैं कि ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी से हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज वगैरह आपका नाम सुना होगा। हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होना, किसी झिल्ली से होकर रक्त का जो स्राव होने लगता है। तो ये याद रखना आपको, इसमें आंसर इसका क्या होगा? कैल्शियम होगा। और आप इससे बिल्कुल सहमत होंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में रक्त का थक्का बनाने से संबंधित तत्व पूछा है। पांचवा प्रश्न आपका है आज, रक्त स्कंदक प्रोटीन विहीन द्रव्य क्या कहलाता है? इसकी अच्छे से लैंग्वेज को अच्छे से समझना। फिर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको काफी कंफ्यूज कर सकते हैं और आपने कभी इन पे गौर नहीं किया होगा।
मैं जानबूझकर ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो आपने सिर्फ आंखों से निकाल दिए होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इससे भी इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। कंपटीशन में यही फर्क है साथियों। हमने जब एकेडमिक स्तर पर अपने नंबर बनाए थे तो वहां पर छोटी मोटी अगर बात हमने इग्नोर करके भी चल गए तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, जहां पर हम कुछ भी लिखकर आ जाते उससे रिलेवेंट भी तो भी वो चल जाता था। कंपटीशन में क्या होता है, एग्जैक्ट एक ही शब्द के अंदर आंसर देना होता है, और वहां पर आके प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हमने हर लाइन में लिखे गए शब्द को अच्छे से ना समझा हो। यही फर्क है एकेडमिक और कंपटीशन। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे जिनके एकेडमिक स्तर पे 90 से भी अधिक परसेंटेज थे, ग्रेजुएशन की बात करें, 12th में बात करें, लेकिन जब बात कंपटीशन की आती है तो वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनके एकेडमिक स्तर पे कभी अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, और वो ज़्यादातर क्या मैंने भी देखा है कि वो कंपटीशन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ऐसा कारण क्या है, क्योंकि वहां पर आके बिल्कुल माहौल बदल जाता है, ठीक है ना। एक पल में माहौल बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ठीक है ना, सब बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बात समझने पे चलती है। नंबर तो हम रट के भी बना सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में रटने से काम नहीं चलता। हर एक शब्द के पीछे का मतलब, उससे कितने परसेंट बन सकते हैं आपके दिमाग में, आप जितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे इस चीज को लेकर, मैं हमेशा मानता हूं आपकी क्रिएटिविटी आपको जरूर कामयाबी दिलाएगी। तो क्रिएटिविटी रखिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं आप दिमाग में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें कि हाँ इससे ये भी तो प्रश्न बन सकता था, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं साथियों, प्रोटीन विहीन द्रव्य क्या कहलाता है। कैसा प्रोटीन विहीन? रक्त स्कंदक प्रोटीन। अगर यदि किसी विलयन में से रक्त स्कंदक प्रोटीन हटा दी जाए तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, प्लाज्मा, सीरम, लसिका या रक्त कणिकाएं। चलिए एक एक की बात करते हैं, आपने जवाब दे दिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा। साथियों ये रक्त का हम बात करते हैं, रक्त के दो पार्ट होते हैं, रक्त के दो पार्ट होते हैं, जिसमें से एक तो होती है अपनी प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरी होती है अपनी कणिकाएं, कार्पसल्स। तो साथियों बात करते हैं प्लाज्मा, जो रक्त का कितना परसेंट हिस्सा है, लगभग 55% हिस्सा होता है। इसके अलावा अगर बात करें कणिकाएं जो 45%। प्लाज्मा के अंदर विभिन्न प्रोटीन पाई जाती हैं जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। इसके अंदर ये तो नहीं हो सकता प्लाज्मा, क्योंकि रक्त, इसमें तो रक्त की जो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन होती है, रक्त का स्कंदन करने वाली, कौन सी? फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये पाई जाती है, इसलिए प्लाज्मा आंसर नहीं होगा। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का जो तरल पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसमें सभी प्रोटीन वगैरह होती है, सभी चीजें होती है। दूसरी बात करते हैं सीरम। ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, सीरम और लसिका क्या होती है। रक्त कणिका भी आप जानते हैं, रक्त कणिका क्या होती है, जो 45% भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, वो रक्त कणिकाएं होती है, जो रक्त का 45% भाग होता है। अगर बात करें सीरम क्या है, तो साथियों सीरम क्या होती है? सीरम का मतलब होता है यदि रक्त में से, पूरे रक्त में से अगर रक्त का जो लिक्विड पार्ट जो होता है, जिसमें से प्रतिस्कंदक प्रोटीन को छानकर अलग कर दिया जाए, या खास करके ये कब दिखाई देती है? जब अपने शरीर में कहीं चोट लगती है, रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का बनने के बाद जो लिक्विड पार्ट बचता है, जिसमें ये प्रोटीन वगैरह नहीं होती, रक्त का थक्का जमाने वाली, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, तो ऐसे लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं सीरम। सीरम में वैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये भी नहीं होती, लेकिन मोस्टली इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन नहीं होती है। ये ऐसा लिक्विड पार्ट है जिसमें से अगर इन प्रोटीन को, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन को हटा दिया जाए तो उस लिक्विड पार्ट को हम सीरम कहते हैं। अब बात करते हैं लसिका क्या होती है। साथियों अपने शरीर में धमनी, शिराएं जो होती है, जिनसे रक्त, अपना शरीर जो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि इसमें अपने शरीर में नलिकाओं से होकर पूरा रक्त बहता है, जिसमें हम बात करते हैं धमनी है, शिरा है और केशिकाएं। रक्त जब धमनी या शिराओं के मध्य, जब इन जोड़ों से, यानी जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिन्हें केशिकाओं से होकर गुजरता है, तो रक्त के जो कण होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, छड़कर अलग हो जाते हैं, लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है। अगर मोस्टली अगर बात करूं तो रक्त का जो प्लाज्मा है और रक्त की डब्ल्यूबीसी है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से लसिका हम कह सकते हैं, यानी लिक्विड पार्ट हम कह सकते हैं। अगर लिक्विड पार्ट में फाइब्रिनोजन या रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन है तो सीरम कहेंगे। अगर ऐसा लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी वगैरह की मात्रा अच्छी हो, यानी ये प्रतिरक्षा से संबंधित, आपने शरीर में लसिका ग्रंथियां, लसिका तंत्र वगैरह का नाम सुना होगा, लिम्फ नोड वगैरह, ठीक है ना, जिसे टी लिम्फोसाइट का हम प्रशिक्षण केंद्र वगैरह भी कहते हैं। जैसे अपने एक थाइमस ग्रंथि होती है, जिसे टी लिम्फोसाइट, अपने शरीर में डब्ल्यूबीसी, लसिका ग्रंथियां, ठीक है ना, और इसके अलावा थाइमस ग्रंथि, ये प्रतिरक्षा में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसीलिए थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी कहते हैं। और ये लसिका ग्रंथियां होती है, जिसे लसिका द्रव्य होता है और इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की अच्छी मात्रा होती है। तो याद रखना, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी तो क्या कहलाएगी? लसिका। अगर प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दी जाए, कौन सी? रक्त थक्का वाली, तो सीरम। और प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का लिक्विड पार्ट। और अगर लिक्विड पार्ट को हटा दे तो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो बचती है, उसको केवल हम क्या कहते हैं? उसको हम कार्पसल्स यानी कणिकाएं कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के साथ शेयर की है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीरम। सीरम जो ऐसी एक लिक्विड पार्ट है जिसमें रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन नहीं होती, रक्त स्कंदक प्रोटीन विहीन होता है, यानी इसमें क्लोटिंग प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसलिए इसे रक्त स्कंदक प्रोटीन विहीन द्रव्य भी कहते हैं।
आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है। एक सिंपल सा प्रश्न बीच में लिया है ताकि आपको ये बिल्कुल ना लगे कि 10 में से मैंने तो बहुत ही कम सही किए। और ईमानदारी से आप जरूर कमेंट करके बताना कि कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको 10 में से 10 बिल्कुल सही अच्छे से आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई उनको करने में। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है, क्या अस्थि मज्जा में होता है, यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, या बी एवं सी दोनों? तो आपने आंसर दे दिया होगा, सिंपल सा है। इसमें सीधा ज्ञानात्मक प्रश्न में ज्ञान का एक प्रश्न डाला है, बोध या देखिए आपने सुना होगा किसी भी एग्जाम के अंदर सारे प्रश्न कठिन नहीं होते। यहाँ पर मेरा कठिन बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि आप एग्जाम के लिए अपनी माइंड सेट को अच्छे से तैयार कर सके। आप यहाँ पर जितनी खतरनाक या जितनी हार्ड लेवल की तैयारी करोगे ना, एग्जाम हॉल में आपको वो चीज़ें इतनी ही आसान लगेगी। किसी भी एग्जाम में आप आपने ब्लू प्रिंट वगैरह का नाम सुना होगा, जब बीएड हमने की थी या साइकोलॉजी वगैरह में शिक्षण वीडियो में ब्लू प्रिंट सुनते हैं, सभी प्रश्नों का लेवल एक जैसा नहीं होता। लगभग 60% प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट लगभग कर पाता है। फिर थोड़े से ऊपर के प्रश्न, कुछ इजी प्रश्न होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, लेकिन एडवांस लेवल के प्रश्न होते हैं वो हमेशा मेरिट वही डिसाइड करते हैं। अगर आप उनको अच्छे से कर पाते हैं तो आपको फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती सिलेक्शन लेने में। तो ये ऐसे ही कुछ प्रश्न है, उसमें थोड़े से इजी प्रश्न भी रखने पड़ते हैं। तो ऐसा ही एक इजी सा प्रश्न है, आपने अच्छे से बता दिया होगा। याद रखना, भ्रूण अवस्था के दौरान जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, उसकी अस्थि मज्जा वेल डेवलप्ड नहीं होती है, अच्छी विकसित नहीं होती है। इसके कारण याद रखना, यकृत एवं प्लीहा दोनों के अंदर ही भ्रूण में क्या होता है, भ्रूण में आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, यानी रक्त का निर्माण जो बच्चे के भ्रूण के अंदर होता है वो कहाँ पर होता है, यकृत और प्लीहा में होता है। ठीक है ना। यकृत को शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं, और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान, और इसके अलावा प्लीहा को एक अन्य नाम भी है, इसे ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। अपने शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा, स्प्लीन, या जिसे तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, इसे शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। तो ये प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखना। तो आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आई होगी कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण, ठीक है, कहाँ होता है, तो दोनों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो साथियों 7वां जो प्रश्न है असत्य कथन की आज पहचान करेंगे। तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या बढ़ जाती है। दूसरा है सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक, जो उभयचर मेंढक होता है, और सबसे छोटी आरबीसी जो है वो कस्तूरी मृग की होती है। ठीक है। और तीसरा जो अपना ऑप्शन है वो है ऊंट व लामा में अलावा, ऊंट एवं लामा के अलावा अन्य सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा कथन एक ऐसा कथन है जो असत्य है, जो गलत है, आप पहचान कीजिए, या कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत है। तो पहला है, बात करते हैं अधिक ऊंचाई पर जाने पे आरबीसी की संख्या क्या बढ़ जाती है। आपने जवाब दे दिया होगा, मैं बता देता हूँ। देखिए अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, वायु दाब कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और जहां ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की कमी, हाइपो शब्द आता है कमी के लिए, हाइपर शब्द आता है अधिकता के लिए। हाइपोओक्सिया यानी हाइपोओक्सिया ऑक्सीजन की कमी है, जहां पर ऑक्सीजन कम होगी वहां पर शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसका सेवन कर सके। तो याद रखना, अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और आरबीसी की अधिकता पॉलीसाइथेमिया कहलाती है। पोली का मतलब होता है अधिकता, और साइथेमिया का मतलब है आरबीसी की अधिकता। तो पॉलीसाइथेमिया हो जाता है अधिक ऊंचाई पर। ये दोनों चीजें याद रखनी, हाइपोक्सिया, पॉलीसाइथेमिया, अधिक ऊंचाई पर आरबीसी का बढ़ना और ऑक्सीजन का घटना। एक ऑप्शन से 4 बातें मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी आरबीसी, बिल्कुल सही बात है। देखिए साथियों एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, कई बार अगर अच्छा लेवल का प्रश्न बनाया जाए आरबीसी डब्ल्यूबीसी में, तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने इस बात पे भी गौर किया हो। 12th क्लास में अच्छे से बात दे रखी थी, तो मैंने इस चीज़ पे थोड़ा सा देखा कि स्तनधारियों के अलावा जितने भी और कशेरुकी होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है, यानी मेंढक वगैरह में, ठीक है, या कस्तूरी मृग, इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतर है इनके अंदर, स्तनधारी जो है उनकी जो आरबीसी होती है वो उभय अवतल होती है, यानी उभयावतल होती है, उभय अवतल, याद रखना, ठीक है। और जबकि स्तनधारियों के अलावा और जितने भी स्तनधारियों के अलावा और जितने भी कशेरुकी हैं उन सभी की जो आरबीसी का जो आकार या आकृति की बात करें तो वो होती है उभय अवतल। देखिए मनुष्य एक सबसे अधिक विकसित है, सबसे बड़ा प्राणी कहते हैं विकसित के आधार पर, तो बड़ा नाम कौन सा है, अवतल। तो याद रखना मनुष्य की होती है उभय अवतल, और इसके अलावा जो जितने भी है वो कम विकसित है मनुष्य की तुलना में, तो उसका छोटा नाम है उभय उत्तल। उभय उत्तल पाई जाती है मेंढक में, अन्य सभी कशेरुकियों में। मनुष्य की आरबीसी का जो आकार होता है वो उभय अवतल होता है, उभयावतल कहते हैं जिसे, ठीक है। और इसके अलावा ये बात बिल्कुल सही है, सबसे बड़ी आरबीसी जो पाई जाती है तो वो होती है किसके अंदर, मेंढक के अंदर, बिल्कुल सही बात है। और सबसे छोटी जो आरबीसी होती है आकार के अंदर वो होती है कस्तूरी मृग के अंदर। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है।
ऊंट व लामा में ये मैंने बता दिया है। सभी स्तनधारियों की आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। दो अपवाद माने जाते हैं इसके, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा ऊंट की जैसी एक प्रजाति है जिसमें ऊंट की तरह उस ऊंट से थोड़े से कम वगैरह बाल वगैरह होते हैं, आप फोटो वगैरह देख सकते हैं उसकी भी, ठीक है। ऊंट व लामा के अलावा अन्य सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, ऊंट और लामा के अलावा, ठीक है। और इसका मतलब हम कह सकते हैं सभी कथन सत्य हैं, इनमें से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो असत्य है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त कौन सा होगा, असत्य कथन कोई है ही नहीं। इसका मतलब डी इसमें से चुनेंगे कि इनमें से कोई ऐसा कथन है ही नहीं जो असत्य है, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न आप सभी के सामने है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। साथियों सिर्फ एक शब्द में लिखकर, अगर सीधा ज्ञान वाले प्रश्न मैं आपसे पूछूं, ज्ञान में कौन सी चीजें आती है, आपने सुना होगा ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, ठीक है ना। इनमें क्या होती है, ज्ञान में सीधी रटी रटाई बात जिसमें आप परिभाषा देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, ठीक है। जब बोध की बात आती है तो वहां पर हम कहते हैं तुलना, संबंध, अंतर करना किसी चीज में। कोई बच्चा बोध वाले प्रश्न तभी कर सकता है जब उसको ज्ञान की अच्छी नॉलेज हो किसी चीज की। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, आप रटे जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है, ठीक है, ये सीधा एक ज्ञान वाला प्रश्न है। जबकि मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के अंदर किसी 4 जिलों के नाम लिखिए तो आप उदाहरण अलग अलग दे सकते हैं, तो ये प्रश्न हो गया बोध का। फिर तीसरा जो एडवांस आता है इनसे भी, उसे कहते हैं ज्ञान का उपयोग। जैसे आपने बच्चे को बता दिया 2 और 2 4 होते तो वो रट लेगा, ठीक है। अब बच्चे से आप अन्य कई एग्जाम्पल पूछे कि जिनका उत्तर 4 आए तो वो बोध वाला प्रश्न है। लेकिन जब आप बच्चे को कहे कि आप 5 रुपए लेके जाइए, 2 की चीज ले लेना और वापस जो बच्चे उसको वापस लेना, तो वहां पर बच्चे ने दुकान पे जाके ज्ञान का उपयोग किया है। तो इस प्रकार एडवांस लेवल आप तभी जा सकते हैं जब आपको ज्ञान का हो। ज्ञान जब समझ में आ जाए तो बोध, ये जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं काफी इंपॉर्टेंट हमारी भूमिका अदा करती है अपनी डेली लाइफ में भी चीजों को याद रखने में। तो इसलिए याद रखना, सबसे पहला इसके अंदर जो कथन है असत्य कथन वाली प्रश्न इसलिए ज्यादा डाल रहा हूं ताकि आप बोध और ज्ञानोपयोग लेवल पर अच्छे से इस चीज को डेवलप कर सके कॉन्सेप्ट को। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी से संबंधित पूरा एक बनाने की कोशिश की है प्रश्न। डब्ल्यूबीसी के प्रकार आपने पढ़े होंगे और उनमें से संबंधित है कि क्या न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात क्या 600:1 होता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात क्रमशः 600:1 होता है। लिम्फोसाइट जो होती है एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है। और चौथा है डब्ल्यूबीसी में अमीबीय गति पाई जाती है। कौन सा कथन एक असत्य कथन है? तो चलिए साथियों बात करते हैं, आपने जवाब दे दिया होगा। देखिए साथियों आप चाहो तो इस चीज़ को आप कहीं भी, आपको लगता है कई बार बच्चे कहते हैं सर जी आप थोड़ा स्पीड से बताते हो तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता सोचने समझने का, आप वीडियो को पॉज करके भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं और फिर वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप नेक्स्ट पर्सन तक बढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें। आपके लिए मैं हर एक शब्द, मेरे द्वारा बोला गया हर एक लाइन, हर एक शब्द एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों लाइव सेशन इसीलिए नहीं रख रहा हूँ, कम समय में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना चाहता हूँ ताकि आप अपने एग्जाम के लिए एक अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को इतना बेहतर क्लियर कर ले कि आपके अंदर एक पेपर देने से पहले वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी, हम अक्सर क्या होता है एग्जाम टाइम आता है, लास्ट समय हमारे दिमाग में एक बात होती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, इसमें अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो मुझे ये नहीं आता। हम हमेशा पूरे कॉन्सेप्ट में अगर 100 में से अगर हमें 99 बातें आती है तो हम उन पे गौर नहीं करते, हम उस एक प्रश्न के बारे में बार बार सोचते रहते हैं कि मुझे अगर ये प्रश्न आ गया तो ये मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा ही होता है, उसके वजह से वो 99 आने वाली चीज़ें भी गलत हो जाती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? पूरे टॉपिक के प्रति हमारी समझ विकसित नहीं हुई। अगर पूरे टॉपिक या पूरे सब्जेक्ट के प्रति और पूरे सिलेबस के प्रति अगर अच्छी सोच विकसित हो गई ना, तो पेपर से एक दिन पहले आप अच्छे से ईमानदारी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकोगे। मैं रियलिटी अपनी तारीफ नहीं करता साथियों, मैंने तैयारी जब की थी एग्जाम देने से पहले दिन तक, यानी एग्जाम की तैयारी जब मैं करनी शुरू कर दी थी ना, बहुत से लोगों ने पहले ही कह दिया था कि इसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। भले ही एग्जाम रद्द हो गया होगा, लेकिन मैंने अपने नंबर बना के बात साबित की कि हाँ, जिससे मैंने पढ़ाई की, जिस प्रकार से मेरा एक कॉन्फिडेंस था एग्जाम को लेकर, वो सच में मैंने अपने नंबरों से साबित करने की कोशिश की है कि हाँ मैं सिलेक्शन लेने के काबिल हूँ। और ये सिलेक्शन आपके अंदर में भी ये काबिलियत देखना चाहता हूँ, आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी तैयारी के द्वारा वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, मेरा सिलेक्शन श्योर होगा। ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज़ होती है, लेकिन अपने आप पर कम से कम विश्वास रखिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन जरूर होगा और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं, कणिका में और अकणिका में, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। कणिका में के अंदर 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसोफिल। और जो अकणिका में होते हैं उसमें 2 होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कणिका में का एक प्रकार है न्यूट्रोफिल, जिसके देखिए बात करें लगभग 65% क्या होती है, सॉरी इसके अंदर 65% जो होती है वो कणिका में वाला पार्ट है, ठीक है। 65% जो है वो कणिका में है और 35% अकणिका में होता है। 65% में भी अगर बात करें लगभग 62% जो कणिका या कोशिकाएं होती है, डब्ल्यूबीसी का जो पार्ट है वो होती है न्यूट्रोफिल कोशिकाएं। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान न्यूट्रल है,
वो किसी की साइड भी नहीं है। आप कहोगे तो आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे, कोई दूसरा कहेगा तो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। ज़्यादा लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं है, सभी एक दूसरे से सब न्यूट्रल है कि हाँ ये भी खुश रहे वो भी खुश रहे, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो दुनिया में ज़्यादा न्यूट्रल इंसान है तो याद रखना WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रल या न्यूट्रोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं हैं। याद रखना ये एलर्जी के समय ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। तो न्यूट्रोफिल कोशिकाएं अपने शरीर में एलर्जी के समय, ठीक है ना, जैसे अपने उत्तकों में मास्ट कोशिकाएं होती है उनमें काफ़ी मदद करती है, एलर्जी के समय एक्टिवेट होकर अपने शरीर की प्रतिरक्षा में मदद करती है। इनकी संख्या WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, लगभग 62% क्या पाई जाती है, न्यूट्रोफिल पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, यही का मतलब हम कह सकते हैं कि पहला जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। सबसे अधिक WBC कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है। WBC और RBC का अनुपात क्रमशः 600:1 होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस बात को, क्रमशः जहां पर आ जाता है यानी जो बात पहले दे रखी है एज इट इज वैसे के वैसे अनुपात होना चाहिए। क्या WBC 600 और RBC 1 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। हमें पता है RBC और WBC की मात्रा की अगर बात करें कितनी पाई जाती है अपने रक्त के अंदर, तो साथियों RBC की मात्रा अगर पूरे रक्त में बात करें, कौनिक जो कणिकाएं वाला पार्ट है जिसे हम 45% पार्ट करते हैं, उनमें 99% RBC का एक हिस्सा है। 1% में WBC और प्लेटलेट्स दोनों आते हैं। तो याद रखना 99 का मतलब है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर बात करें, पुरुष में लगभग 55 लाख तक, महिलाओं में 45 लाख तक प्रति मिलीमीटर क्यूब में यानी घन क्यूब के अंदर बात कर सकते हैं, घन के अंदर बात कर सकते हैं। तो 45 से 55 लाख होती है प्रति, ठीक है ना। याद रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 45 से 55 लाख तक इसकी संख्या होती है, जबकि WBC की जो संख्या होती है वो लगभग 7000 के आसपास होती है। आपने कभी एक जांच होती है अपने ब्लड की CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें एक रेंज दी हुई होती है कि इतने से इतना है तो व्यक्ति स्वस्थ है, इससे ज़्यादा या कम होने पर व्यक्ति में अलग अलग रोग की पहचान की जाती है। जैसे WBC किसी में ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं हाँ इसके अंदर WBC अधिक है तो कैंसर हो सकता है, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, कोशिकाएं अनियमित विभाजित होती है और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जैसे ब्लड कैंसर किसी को है तो उसमें WBC की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे किसी को एड्स है तो उसमें हम कहते हैं WBC की संख्या कम है। एनीमिया रोग है तो उसमें RBC कम हो जाती है। जैसे डेंगू रोग है उसमें हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। तो इन सिम्टम के आधार पर डॉक्टर पहचान करता है कि इस व्यक्ति को इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, और हमेशा बीमारियों की दवाई नहीं दी जाती, इन सिम्टम को दूर करने से संबंधित दवाई दी जाती है। प्लेटलेट्स कम है तो उनको एक्स्ट्रा या तो प्लेटलेट्स दे दी जाए या पपीते की पत्तियां या फिर, ठीक है ना, इस प्रकार से चीजें देकर उनकी मात्रा को वापस बढ़ा के नॉर्मल रहने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट अपना, यानी हम कह सकते हैं कि ये कथन बिल्कुल असत्य कथन है। यहाँ पर WBC 600 और RBC 1 दे रखी है, बात गलत है। RBC 600 और WBC 1 होता तो ये कथन बिल्कुल सही होता। लगभग 600:1 होती है RBC और WBC का जो अनुपात है, WBC RBC का अनुपात नहीं होता है। तो पहले जो क्रमशः शब्द देने के कारण ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्यूरेट बतानी पड़ेगी बात। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक है। मैंने आपको बताया WBC के जो 2 टाइप है, कणिका में और अकणिका में। अकणिका में की अगर बात करें तो उसमें 2 है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट कोशिकाएं जो होती है, ठीक है ना, मोनोसाइट्स क्या काम करती है शरीर में, एक प्रकार से किसी भी, जब अपने शरीर में कोई बाहर से एंटीजन आया, बाहर से कोई भी रोग कारक आए तो सबसे पहले लड़ाई करने का काम मोनोसाइट करती है, और ये अपने उत्तकों में जाकर मैक्रोफेज कोशिकाओं का रूप ले लेती है, जिन्हें महाभक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये मोनोसाइट कोशिकाएं होती है, मैक्रोफेज कोशिकाएं, ठीक है। इसके अलावा ये अपने शरीर की जो प्रथम रक्षा पंक्ति भी बनाने में मदद करती है न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर। कौन सी? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल मिलकर प्रथम रक्षा पंक्ति है वो बनाने में मदद करती है। अपनी काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका अपने शरीर में रोगों से लड़ने में। इसके अलावा जो लिम्फोसाइट होती है अपने शरीर में, देखिए आपने नाम सुना B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है ना। जैसे अगर पर्सन आए, एड्स किस एक वायरस के कारण होता है, तो नॉर्मल हमने HIV वायरस पढ़ा है, लेकिन साथियों एक कई बार वायरस का नाम एग्जाम में आता है HTLV। ये भी क्या होता है, HIV इसी के कारण होता है। HTLV का मतलब है ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस। टी लिम्फोट्रोफिक का मतलब होता है एड्स के अंदर मनुष्य की टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रभावित होती है। तो याद रखना लिम्फोसाइट्स का काम होता है प्रतिरक्षा देना, और एड्स में प्रतिरक्षा खत्म हो जाती है, और खास करके किसके कारण? टी लिम्फोसाइट के कारण। तो शरीर में B और T लिम्फोसाइट सेल्स होती है, वो एंटीबॉडी निर्माण में मदद करती है। एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, और जिससे अपने शरीर की प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, WBC में अमीबी गति पाई जाती है। साथियों ये बिल्कुल सही बात है। अपने शरीर की जो WBC होती है इसकी आकृति अनियमित मानी जाती है, लगभग अमीबा के जैसे। ये अपने रूप बदलने की क्षमता रखती है WBC कोशिकाएं, ठीक है ना, इसलिए इसको इनमें अमीबीय गति पाई जाती है। अमीबा की तरह ये अपना रूप बदल सकते हैं, इनकी आकृति अमीबा की तरह अनिश्चित होती है, किसी भी प्रकार का रूप ले सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अमीबीय गति भी होती है, एंटीबॉडी निर्माण में लिम्फोसाइट सहायक है। WBC RBC का अनुपात ये नहीं होता, जबकि हम कह सकते हैं न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक ही पर्सन से कितना कुछ बताने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता ऐसा मैटर आपको कहीं बड़े से बड़े कोचिंग संस्थाओं में भी मिल रहा होगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लगेगा, आप कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी ही वीडियो देखिए, आप कहीं से भी देखिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव का मकसद सिर्फ यही है ताकि आप अपनी परख कर सके कि हाँ जहां भी मैंने पढ़ के आया क्या उनके द्वारा मैं इतना काबिल हो चुका हूं कि ऐसे प्रश्नों का जवाब देना मुझे आता है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको सच में वीडियो देखने
देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इन वीडियोज़ के माध्यम से सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा लोग जोड़ेंगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा सीरीज़ को कंटिन्यू रखने में। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं, आज का जो नेक्स्ट पर्सन है नोवा, सेकंड लास्ट पर्सन है, आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन नहीं पाया जाता। साथियों ये मुझे याद है शायद 2015 या 16 के अंदर जब मैं 10th क्लास में एक बार मैंने बच्चों को पढ़ाया था, काफ़ी अच्छे से मैंने उनको बताया था। तो उनके बाद एग्जाम का बोर्ड हुआ था 10th क्लास का, उसमें मुझे आज भी याद है उस बोर्ड के एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि कौन कौन सी आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते। देखो ब्लड ग्रुप का निर्धारण हमेशा आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर करते हैं। मान लीजिए ये अपने शरीर की एक आरबीसी है, तो आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन नहीं पाया जाता। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है क्या बी एंटीजन, सी ऑप्शन है ओ एंटीजन, या डी है आरएच। इनमें से आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन नहीं होता या एंटीजन ही नहीं है। तो साथियों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। याद रखना आरबीसी की सतह पर 3 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ए एंटीजन है तो उसे हम ए ब्लड ग्रुप वाला कहते हैं। किसी व्यक्ति में केवल बी है तो उसे हम बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। किसी व्यक्ति में ए और बी दोनों है, ए और बी, याद रखना ए बी नाम का कोई एंटीजन नहीं होता। ए और बी यानी दोनों है तो उसे ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, ए बी नाम का कोई एंटीजन नहीं होता। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर ना तो ए हो और ना ही बी हो, ये सिर्फ गोला है, आरबीसी की सतह है केवल, तो इसे हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। यानी ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता। इसका मतलब ओ नाम का कोई एंटीजन ही नहीं होता है, ओ नाम का कोई एंटीजन नहीं होता। याद रखना किसी व्यक्ति में ए एंटीजन हो तो उसे ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट 10वीं क्लास में प्रश्न ये आया था, आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन के अलावा और कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो याद रखना ए बी और ओ नाम का कोई एंटीजन नहीं होता। तीसरा एंटीजन आरएच होता है। जिस व्यक्ति में आरएच पाया जाता है उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, जिसमें नहीं पाया जाता उसे नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। रक्त समूह की खोज की थी कोल लैंड स्टीनर ने, और फिर एक व्यक्ति था थोड़ी ही साल बाद में कोल लैंड स्टीनर, और उसके साथ एक व्यक्ति था विनर। इन्होंने मकाका रिसस नामक बंदर में एक कारक खोजा था जिसका नाम दिया था आरएच कारक, आरएच फैक्टर। आरएच कारक के आधार पर क्या हुआ, शुरुआत में क्या होता था कि किसी को किसी का भी रक्त दे देते थे, किसी इंसान को जानवर का भी रक्त देते थे, तो पता चला कि इससे मौत होने लगी। तो बाद में क्या हुआ, इंसान को इंसान का रक्त देने लग गए। इंसान को इंसान का रक्त देने से भी पता चला कि कई बार डेथ हो रही है। कारण क्या निकल के आया कि कोई भी व्यक्ति रक्त कब दे सकता है, जब उनके एंटीजन मैच करे। एंटीजन मैच कराना जरूरी। या तो देखिए मान लीजिए अगर मुझे किसी का ब्लड ग्रुप चाहिए, मैं सपोज कीजिए अगर मेरा बी ब्लड ग्रुप है तो मुझे बी वाला दे सकता है और एक सर्वदाता दे सकता है, जो नेक्स्ट पर्सन में आपसे मैं पूछूंगा। तो इस प्रकार से याद रखना व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर मनुष्य में मुख्य रूप से 3 ही एंटीजन होते हैं। मनुष्य में एबीओ प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ए बी ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के प्रकारों में ए भी है, बी भी है, ए बी है और है, यानी 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप अलग चीज है, एंटीजन अलग चीज है। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। तो इसका सही आंसर होगा ओ। ओ नाम का कोई एंटीजन नहीं होता, ए एंटीजन भी होता है, बी होता है और आरएच होता है। और काफ़ी अच्छे से ये पर्सन, मुझे लगता है बहुत से लोग इसके अंदर बहुत कुछ इस बार नया सीखने को मिला होगा। ऐसा आपने ब्लड ग्रुप का टॉपिक पढ़ा होगा तो ये बात आपने कभी गौर नहीं की होगी। 10वां प्रश्न है, सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह की ग्रुप की पहचान कीजिए। इस प्रश्न में अक्सर ऐसा होता है कि हमें रटा दिया जाता है ओ है, ए बी है, लेकिन कभी प्लस माइनस की बात नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। साथियों एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि निम्न अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश क्या है कि मतलब किसी दुर्घटना में उसकी ब्लीडिंग होने लग गई है, इतना समय हमारे पास नहीं है कि उसकी ब्लड की जांच की जा सके और पता लगाया जा सके कि उसमें कौन सा ब्लड है, तो अचानक उसको अगर इमरजेंसी में ब्लड देना है तो कौन सा दे सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कौन सा दे सकते हैं। पहले इसका जवाब दीजिए कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही और सर्वदाता का एक ग्रुप है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या वो AB पॉजिटिव O पॉजिटिव है, क्या वो AB नेगेटिव O नेगेटिव है, क्या वो AB पॉजिटिव O नेगेटिव है, या AB नेगेटिव O पॉजिटिव है। आपने जवाब दे दिया होगा, अब मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं सर्वदाता की। ऐसा व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कौन होगा जो सबको रक्त दे सकता है। अगर सपोज कीजिए कोई व्यक्ति किसी को रक्त देता है, कोई किसी से लेता है, तो एक इंपॉर्टेंट बात का हमेशा ध्यान रखना कि एक तो नाम होता है एंटीजन, ठीक है, एंटीजन। जैसे मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन है, और ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता। अगर एंटीजन नहीं होगा तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, यानी कोई व्यक्ति ब्लड दे सकता है। कौन सा व्यक्ति? ओ वाला। कसन खून कौन देसी का? ओ देसी मत कौन दूँ आप बढ़ जाया राजू के गया कि ब्लड डोनेशन कैंप लागे, मैं भी ब्लड दे के आसूँ, लेकिन बैठा इतनी बड़ी बस हुई देखी आप, ठीक है, केन्यूला बा देखी तो बिन देख के डर गया का, फिर वो डॉक्टर पूछोगे कौन सा कौन देसी का, मैं कौन दूँगा? ओ देसी का। कौन देसी? सन खून कौन देसी? तो सन खून देसी ओ।
खूनदेशी सन खूनदेशी ओ। अभी बात प्लस माइनस की नहीं की है साथियों। प्लस का मतलब क्या है, यानी इसके पास और ए और बी एंटीजन तो नहीं है लेकिन RH एंटीजन है। अब सपोज कीजिए प्लस वाला अगर माइनस वाले को खून दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर प्लस वाला माइनस वाले को खून देगा तो माइनस वाले के पास RH एंटीजन नहीं है। ये बात मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें अच्छे से समझा रखा है। आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर, आप सर कहते हैं कि सर, मतलब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर आप चीज़ों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी समझाने की कोशिश करें। साथियों मेरे इस चैनल पर, आपके अपने इस चैनल पर एक प्ले लिस्ट है बायोलॉजी नाम से, जिसमें प्रत्येक टॉपिक को काफ़ी डिटेल से मैंने समझा रखा है 12th लेवल पर जाकर। आप उनको जरूर देखना, आपका सब्जेक्ट के प्रति, कॉन्सेप्ट के प्रति एक अच्छी, मतलब मैं कह रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका प्रत्येक टॉपिक के प्रति। तो यहाँ पर बात हो गई कि ओ सर्वदाता होता है, लेकिन कौन सा ओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो याद रखना नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव होता है उसे सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि इसके पास कोई ना तो ए एंटीजन है, ना बी है, ना RH है। कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति रक्त देना चाहता है, तो उसे ही सर्वदाता कहेंगे। अब बात करते हैं सर्वग्राही। सबसे खून कौन सा ले सकता है जिसको किसी से दिक्कत ना हो? अगर ए एंटीजन वाला आए तो कह देगा हाँ मेरे पास ए है, आजा कोई दिक्कत को नहीं। बी वाला आए तो हाँ बी भी है एंटीजन, RH वाला आए तो RH है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप जिसके पास तीनों एंटीजन होते हैं? तो वो कहेंगे AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव को आप किसी व्यक्ति का भी रक्त दे दीजिए, चाहे नेगेटिव वाला हो या पॉजिटिव वाला, वो सबका रक्त ले सकता है, सबके पास से। कारण क्या है? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर किसी पहले से ही सारे एंटीजन है, तो शरीर में कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती जिससे उसके शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया हो, रक्त का स्कंदन हो जाए, ठीक है ना। और इससे संबंधित एक नेक्स्ट क्लास में बात जरूर करेंगे, एक टॉपिक इसी ब्लड ग्रुप को थोड़ा नेक्स्ट कंटिन्यू जरूर करेंगे। और कल का जो टॉपिक रहेगा वो आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ब्लड ग्रुप में ही थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में ब्लड ग्रुप और रक्त जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, धमनी शिरा वगैरह के बारे में, हृदय के बारे में, पूरा रक्त संचरण के बारे में बात करेंगे। रक्त का आज कंप्लीट कराने की कोशिश की है, तो कल की क्लास में आप जरूर जुड़िएगा। कोशिश करूंगा समय निकालकर कंटिन्यू सीरीज को रख सकूं, लेकिन आप सभी का अगर साथ बना रहा है साथियों तो भी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। आप सभी के लिए आज की वीडियो का लाइक एम रखता हूं 500 लाइक। अगर 500 लाइक इस पे आते हैं तो इस कंटिन्यू सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अब तक दो वीडियो बनाए हैं, उसमें आपका काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि साथियों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ता है। आप समझते हैं, मैं कोचिंगों में पढ़ाता भी हूं, अपनी फैमिली का भी टाइम देखना पड़ता है, खुद भी तैयारी कर रहा हूं। और बहुत से साथी पूछ रहे हैं आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? साथियों मैं चाहता था सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, लेकिन जीके मेरा थोड़ा सा कमजोर है और मैं उतना समय नहीं दे पा रहा हूं जितना सफिशिएंट हो सेकंड ग्रेड के लिए। तो अभी इस चीज़ को लेकर मैं भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ क्लियर है कि जो थर्ड ग्रेड एग्जाम होगी उसके लिए मैं अपने आप को काफ़ी अच्छे से तैयार करूँगा। और निश्चित रूप से मेरा अभी भी लक्ष्य यही है कि थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करूँ, क्योंकि उसका पहले से एक अच्छा तैयार है मेरा बेस, और अब थोड़ा वो जीके मुझे पढ़ना है और वो मैं क्लियर कर लूँगा बहुत जल्द तैयारी करके। ठीक है साथियों, तो आप अपना जो लक्ष्य है उससे भटके नहीं, आपने जो भी टारगेट डिसाइड कर रखा है उसको बेस बनाकर आप कंटिन्यू आगे बढ़ते रहें। सभी एग्जामों के लिए काफ़ी सफिशिएंट मेरे हिसाब से टाइम मिलेगा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जो भी डिसाइड किया है, इतना अभी भी इतना समय नहीं है कि आप अभी ये सोच रहे हैं कि मैं किसकी तैयारी करूं। आप अपने आप से विचार कीजिए, किसी और से मत पूछिए, क्योंकि आप अपने बारे में जितना अच्छे से जानते हैं कोई और नहीं बता सकता आपको कि आपकी सब्जेक्ट की पकड़ कैसी है, आपके जीके की पकड़ कैसी है। ये दो चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं आपके सिलेक्शन के अंदर। आप सिर्फ लोगों को देखकर ये चीज़ करें हैं कि मेरा फ्रेंड अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो मैं भी करूंगा, नहीं उसने भी छोड़ दी तो मैं भी सिर्फ रेट की तैयारी करूंगा, तो ये मत कीजिए। आप दूसरे से पूछ रहे हैं, उससे आपका बिल्कुल भी कोई ऐसा संबंध नहीं है। हाँ, आपकी तैयारी कैसी है ये आप जानते हैं, और आप कितना बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए साथियों, आज का ये जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब मैं बता देता हूं। सर्वदाता तो होता है O नेगेटिव और सर्वग्राही होता है AB पॉजिटिव। इसका सही आंसर होगा C। तो याद रखना, हमेशा सर्वदाता O नेगेटिव को कहते हैं जिसके पास कोई एंटीजन ना हो। सर्वदाता कहते हैं O नेगेटिव, हाँ, और सर्वग्राही कहते हैं AB पॉजिटिव को सबसे ब्लड ले सकता है। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। इतने शानदार प्रश्न आपको अगर देखने को कहीं और मिल रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर जरूर देखना वीडियो को, और अगर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं तो आप कंटिन्यू सीरीज से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों आपसे इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी प्रकार की कोई फीस, किसी भी प्रकार का कोई मीटर चार्ज नहीं कर रहा हूँ, और अभी मैं फिलहाल कहीं पर ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो साथी पूछ रहे थे कि सर आपका ऑनलाइन कोर्स वगैरह, साथियों अभी तक मैंने ऐसा विचार नहीं किया है, क्योंकि इतना समय मैं जानता हूँ इतना समय एक बार नहीं दे पाऊंगा कि पूरा कोर्स डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, नोट्स वगैरह देना, इतना एक बार मेरे पास समय नहीं है। तो शायद आने वाले समय में ऐसा पॉसिबल हो सकेगा तो करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जितना भी कंटेंट है यूट्यूब के माध्यम से ही देने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी मेरे पास कंटेंट होता है एजुकेशन से रिलेटेड, कोई PDF होती है, कोई न्यूज़ होती है, तो मैं टेलीग्राम पे सूचित कर देता हूं। हर छोटी छोटी बातों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं मैं मोस्टली। तो आप सभी साथी इजी साइंस नाम से अपना टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं चैनल, और आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट के अंदर मैं पिन करके छोड़ दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। आप लिंक पर जाके अपना इजी साइंस नाम से टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन जरूर करिएगा। तो साथियों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।